नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं इंडिया में रिसेंटली 2 हफ्ते पहले एक बैन लगाया गया था लैपटॉप्स और कंप्यूटर्स वगैरह के इंपोर्ट पे। बेसिकली गवर्नमेंट ने ये कहा कि अभी आप जो बड़ी कंपनियां हैं वो जो भी लैपटॉप्स वगैरह इंपोर्ट करके लेके आती थी उस पर अभी बैन लगा दिया गया है और अब फर्दर लाइसेंस लेना पड़ेगा इनको अगर ये बाहर कंट्रीज से लैपटॉप, टैबलेट्स, कंप्यूटर इस तरह की चीज़ें लेके आती हैं। तो इसी विषय पे पूरा बात करेंगे। आइए हम अपने स्लाइड्स पे चलते हैं और इस पर डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो गवर्नमेंट ने एक इम्पोज किया रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट ऑफ लैपटॉप, टैबलेट्स या जो भी इस तरह के कंप्यूटर पर्सनल थे इमीडिएट इफेक्ट्स के साथ, और बोला कि अब आपके ऊपर बैन लगा दिया गया है। जो भी आप इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं, जो भी सैमसंग हो गई, एप्पल्स हो गई, इनके जो भी प्रोडक्ट आने वाले थे इंडिया में उस पर बैन है। और फर्दर अभी आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा मिनिस्ट्री के थ्रू, और उसके बाद ही आप इंडिया में ये प्रोडक्ट ला सकते हैं। तो सवाल उठता है कि नोटिफिकेशंस और ये जो सारा कुछ है ये डिपार्टमेंट कौन सा है। तो ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर। उनके अंदर एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, यानी डीजीएफटी हम सॉफ्ट में कह लेते हैं। तो डीजीएफटी ने ये नोटिफिकेशन निकाला था। और कुछ स्टैटिक बातों को अगर हम समझना चाहें तो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जो फॉरेन ट्रेड है वो आपने जैसे समझ लिया कि वो आया मिनिस्ट्री ऑफ आपके कॉमर्स इंडस्ट्री के अंदर। और ये जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है इसको कौन देखता है? इसको देखते हैं पीयूष गोयल साहब। तो पीयूष गोयल साहब के पास इसके अलावा और भी दो मिनिस्ट्रीज हैं। वो कौन कौन सी हैं वो आपको पता होनी चाहिए। तो पहला है एक आपका मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, और दूसरा है आपका मिनिस्ट्री ऑफ जो फूड कंज्यूमर और आपका ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन वाला है, जिसमें कि रामविलास, पहले रामविलास पासवान देखते थे, और उनके निधन के बाद ये अतिरिक्त कार्यभार भी अभी इनके पास है। तो ये एक स्टैटिक जानकारी थी जो आपको बस मुझे लगा शेयर करनी चाहिए। और अगर हम पीयूष गोयल सर के ऊपर बात करते हैं तो पीयूष गोयल बीजेपी के राज्यसभा की सीट से आते हैं। और ये कहाँ की सीट से आते हैं? ये महाराष्ट्र की सीट से आते हैं। महाराष्ट्र जिसमें कि 19 सीटें राज्यसभा में टोटल महाराष्ट्र की हैं पे। वैसे अगर आप पूरा देखें तो कुछ जो 250 सीटें होती हैं राज्यसभा में, इस समय वर्तमान में 245 है। और ये जो 250 सीटें हैं इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो ऐसा होता है कि जो 238 सीटें हैं ये इलेक्टेड होंगी और जो 12 होंगी वो नॉमिनेटेड होंगी। लेकिन फ़िलहाल में 238 नहीं है, फ़िलहाल चूँकि 245 है तो उसके हिसाब से जो इलेक्टेड सीटें हैं वो 233 है। इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो इसकी जानकारी हमें कॉन्स्टिट्यूशन में मिलती है आर्टिकल 80 से। तो ये छोटी मोटी चीज़ें थी जो आपको पता होना चाहिए। अगर हम वापस अपने टॉपिक पे आते हैं, और ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था तो उसमें एक बड़ा ही स्पेसिफिक कोड यूज़ किया गया था जो इलेक्ट्रॉनिक और गैजेट्स के लिए यूज़ किया जाता है, जिसमें हमने लिखा था कि जैसा कि आप इस स्लाइड में देख सकते हैं कि द रिस्ट्रिक्शंस हैव बीन इम्पोज्ड अंडर HSN कोड 847 ऑन 7 कैटेगरीज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स। तो अब ये HSN क्या है? चाहे तो आप इसे इग्नोर कर सकते हैं, पर देखिए ये थोड़ी सी इंटरेस्टिंग जानकारी है जिससे कि आपको समझ में आएगा कि बड़े रूप में जो जब कंट्रीज ट्रेड करती हैं तो वो कैसे करती हैं काम। तो बहुत सिंपल तरीके से इसे ये समझिए कि बहुत सारे देश हैं। हर देश में हर प्रोडक्ट का एक अपना नाम है। वहाँ की लोकल लैंग्वेज, वहाँ के कस्टम्स, वहाँ के कल्चर के हिसाब से आप उसको एक नाम दे देते हैं। दूसरी कंट्री में वही चीज़, वही खाना, वही गुड्स, वही सर्विसेज किसी और नाम से जानी जाती है। तो इन सब को एक सिंप्लीफाई करने के लिए, ताकि जब एक कंट्री दूसरी कंट्री से किसी प्रोडक्ट का ट्रेड करे तो वो जान पाए कि ये क्या प्रोडक्ट है और इसके डिटेल्स क्या हैं, तो इसको सोच के एक नोमेनक्लेचर बनाया गया। तो जो आप ये HSN देख रहे हैं ये कुछ नहीं है, ये क्या है? हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, ऐसा समझ लीजिए। ये बनाया किसने? तो ये बनाया है वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन ने। अब ये क्या बला है वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन? तो इसे आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होती है उस तरह से वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन है। हुआ क्या था कि पहले जो बहुत सारे देश, जो यूरोपियन कंट्री जब आपस में ट्रेड करना शुरू किए, जो एशियन कंट्रीज़ के साथ जब ट्रेड शुरू हुआ, तो पहले पहले तो ये एक आप काफ़ी नाम सुना होगा आपने, GATT, यानी जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ एंड ट्रेड्स का एक, ये बेसिकली एक मल्टीनेशनल एग्रीमेंट्स रहता था। फिर बाद में इसको ही एक
जो एक इंस्टीट्यूशन का जब शेप दिया गया तो वो बन गया बाद में आगे चल के वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन। और इसी वर्ल्ड जो कस्टम ऑर्गेनाइजेशन है इसी ने 1988 में ये जो सिस्टम ऑफ जो ये कोडिंग सिस्टम था ये इसको जनरेट किया, और इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले आइटम थे इसको एक 8471 का कोड दे दिया गया। बस इतनी सी चीज़ थी। अगर आपको याद हो तो जब बजट पेश हुआ था तो बजट में गवर्नमेंट ने एक वर्ड यूज़ किया था, वो PLI, यानी प्रोडक्ट जो आपका प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव। अभी प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव क्या था, इसको आप समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि जो इंडिया में आपका जो टोटल GDP होता है ना, उस GDP में 3 सेक्टर्स हैं हमारे पास, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, जिसको हम अपना एग्रीकल्चर कह देते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो सर्विसेज कहते हैं। तो हमारा जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर में हमारा कितना शेयर आता है, हमारा मैन्युफैक्चरिंग में कितना शेयर आता है, और इसी तरह से हमारा सर्विसेज का क्या सेक्टर आता है, GDP में क्या कंट्रीब्यूशन है। तो जहाँ तक सर्विसेज देखते हैं वो 53% है। अगर हम रिसेंट जो अपने इकोनॉमिक बजट की बात करें तो उसमें हमें ये मिलता है कि करीब करीब 53% जो है वो हमें आपके सर्विस सेक्टर से आता है। जो 25% है हमारे GDP का वो वहाँ आता है हमारे मैन्युफैक्चरिंग से, और जो 18% के करीब करीब जो आंकड़ा है 17-18 के आसपास का जो आंकड़ा है ये आता है हमारे को एग्रीकल्चर से। तो ये तो GDP के, इसमें आपको एक बात समझ में आई कि हम अपने हमारी इकोनॉमी आधे से ज़्यादा मोर देन 50% हमारी इकोनॉमी सर्विस सेक्टर पर डिपेंडेंट है। तो गवर्नमेंट को ये लगा कि हम मैन्युफैक्चरिंग को अगर नहीं प्रमोट करेंगे तो हमारी जो डिपेंडेबिलिटीज़ है वो चाइना और जो अदर्स कंट्री है उनके ऊपर रहेगी, क्योंकि वहाँ से हमें जब तक प्रोडक्ट मिलेगा फिर हम प्रोडक्ट की सर्विस दे रहे हैं। तो इस मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए बेसिकली एक आइडिया लाया गया कि हम एक जो भी कंपनी इंडिया में आएंगी जो मैन्युफैक्चर करेंगी उन, या जो कंपनी इंडिया में हैं मैन्युफैक्चर कर रही है, हम उनको एक इंसेंटिव देंगे, हम उनको 4 से 6% तक का इंसेंटिव देंगे। और इसके लिए उन्होंने सेक्टर सेलेक्ट किया गया। तो पहला आप ये समझिए कि पहला इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो पहले इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि इंडिया की जो डिपेंडेंस है वो चाइना या दूसरे फॉरेन कंट्रीज़ पे उसको कम की जाए, इसको आप समझ के। दूसरी चीज़ ये है कि जो हमारे पास लेबर बहुत ज़्यादा है तो हम एक लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स में हम यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट को बढ़ा सके, आप ये समझ के। तीसरी जो पॉइंट है वो ये है इस पूरे ऑब्जेक्टिव में कि हम अपने इंपोर्ट को बिल को कम करना चाहते हैं। आखिर भैया आप बाहर से जब मंगा रहे हैं तो उसका कुछ खर्चा बैठ रहा है, तो हमारा इंपोर्ट का बिल बढ़ता जा रहा है, हम उतना एक्सपोर्ट कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि हम मैन्युफैक्चर गुड्स हमारे पास है नहीं उस लेवल पे। तो अब इंपोर्ट ज़्यादा होता जा रहा है, एक्सपोर्ट कम होता जा रहा है, यानी हमारा ट्रेड डिफिसिट बढ़ रहा है, तो उसे भी कम किया जाएगा। तो ये 3-4 चीज़ों को ध्यान में रख के एक PLI स्कीम लाई गई। शुरू में इसमें 3 चीज़ें रखी गई थी, जो मोबाइल से और उससे जुड़े हुए आइटम्स हैं पहला, दूसरा इलेक्ट्रिकल आइटम्स को रखा गया इसमें, और तीसरा इसमें मेडिकल डिवाइसेस को रखा गया था। उसके बाद फिर बाद में इसमें और भी बहुत सारे सेक्टर्स इसमें ऐड किए गए, जैसे वाइट गुड ऐड किया गया, इसमें आपके ऑटोमोबाइल्स को ऐड किया गया। तो इस तरह से इसमें बहुत सारे ऐड किए गए, और प्रेजेंटली इसमें करीब करीब 14 सेक्टर्स हैं इसमें, जिसमें कि ये है जैसे कि आपका सोलर मॉड्यूल्स हो गया, ड्रोन है इसमें, आपकी जो केमिस्ट्री की जो सेल बैटरीज होती हैं वो हैं, उसके बाद आपका IT है, टेलीकॉम है, फार्माक्यूटिकल्स है, आपके मेटल्स है, माइनिंग है, टेक्सटाइल है, अपैरल्स है। तो इस तरह से 14 सेक्टर में फ़िलहाल ये स्कीम लागू है। तो ये हुई एक आपकी दूसरी बात, जिसमें कि आपको ये समझ में आया कि PLI स्कीम लाई मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए। उस स्कीम के तहत ये PLI स्कीम है, और इस स्कीम के तहत हमने ये सारा बैन लिया। तो आपको ये लग सकता है कि सर ठीक है आप ये कह रहे हैं एक स्कीम है, पर इतनी अर्जेंट क्या है, गवर्नमेंट मतलब इसको बहुत एडवांस में नोटिफाई कर सकती थी। तो देखिए गवर्नमेंट की अर्जेंसी कहाँ से आती है। एक्चुअली गवर्नमेंट ने PLI स्कीम 1 लाया, फिर PLI की 2.0 स्कीम लाई। बट जब 2.0 स्कीम लाई लेकिन फिर भी उतने सब्सक्रिप्शंस नहीं मिले, यानी उतनी कंपनियों ने इंटरेस्ट शो नहीं किया जितना गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही थी। तो अब गवर्नमेंट ने ये जो एक अलग तरीका अपनाया है, ये क्यों अपनाया, क्योंकि गवर्नमेंट को ये पता है कि इंडिया का कंज्यूमर बेस बहुत ज़्यादा है, यानी कि आप कुछ भी ले आइए हमारे देश में बना के वो यहाँ बिक जाएगा। तो कंपनियों को मुनाफा हो रहा है, तो कंपनियों को तो मुनाफा हो रहा है, लेकिन हमें क्या मिल रहा है,
आप जो मिडिल क्लास है, अपर क्लास है, लोअर क्लास है, इनके जो भी पैसे हैं, जो भी इनकी सेविंग्स है, ये जब भी कोई भी प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहे हैं, ये पैसा वो कंपनीज को जा रहा है, वो कंपनीज बाहर जा रही हैं क्योंकि मैन्युफैक्चर यहाँ नहीं कर रही हैं, तो वहाँ पे वो इस देश को बहुत ज़्यादा ना आपको स्किल लेबर मिल रहा है, ना उसकी एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, ऐसी कई सारी चीज़ें मिल नहीं रही हैं, प्लस इम्पोर्ट का बिल बढ़ रहा है। तो एक गवर्नमेंट ने थोड़ा सा, आप ये समझिए कि इसको स्क्रू टाइट किया और अभी एक ज़बरदस्ती बोला कि भैया आपको इंपोर्ट करना है ना, लाइसेंस लीजिए। अब ये लाइसेंस लेंगे तो इससे क्या होगा कि इससे जो पूरा इंपोर्ट का सेक्टर है, स्पेशली जो इलेक्ट्रिकल हमारा सेक्टर है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स का जो सेक्टर है, वो रेगुलेट हो पाएगा। अब गवर्नमेंट का इतना ज़्यादा फोकस इस इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर पे क्यों है, ये समझिए। आप पूरे जो वर्ल्ड है, पूरे वर्ल्ड में आप अगर देखते हैं, अगर हाँ ये चीज़ हमने डिस्कस कर ली, ठीक है, उसके बाद जो एक पोटेंशियल इम्पैक्ट क्या हो सकता है, ऑब्वियस सी बात है, पोटेंशियल इम्पैक्ट ये हो सकता है कि अ, थोड़े समय के लिए लैपटॉप्स वगैरह के प्राइजेस भागेंगे जब तक कि ये लाइसेंस वाला सारा मैटर सेटल नहीं हो जाता है। तो बेसिकली जैसा मैं कह रहा था कि चाइना में मैन्युफैक्चर हो रही है, चाइना में मैन्युफैक्चर होकर वो इंडिया में आ रही हैं और यहाँ पे वो अलग प्राइसेस पे बिक रही हैं। अभी जो मैं तीसरी बात कर रहा था कि इलेक्ट्रॉनिक्स का हमारा सेक्टर कितना है, तो हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक्स, आप ये समझिए कि पूरे वर्ल्ड में मतलब 2012 में तो स्थिति काफ़ी ख़राब थी, हम सिर्फ 1.3% ही हमारा कंट्रीब्यूशन था। आज के समय करीब करीब हम 3.75% वर्ल्ड के इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में हमारा कंट्रीब्यूशन है, बट ये बहुत कम है। आज के समय में हम सिर्फ 70 बिलियन डॉलर का ही हमारा एक्सपोर्ट ट्रेड इलेक्ट्रॉनिक मार्केट्स का है, जबकि आप जब चाइना में हमारा जो टारगेट है वो गवर्नमेंट ने 2025 तक 400 का रखा है। तो अब आप ये समझिए कि जब गवर्नमेंट इतना एग्रेसिव टारगेट्स रख रही है तो वो ऐसे तो रख नहीं रही है, वो इसके लिए बहुत सारे अपने चेंज ऑफ पॉलिसीज़ करेंगी, बहुत सारी चीज़ों को बदलेगी। तो ये उसी सारे जो चेंजेस हैं उसका एक छोटा सा पार्ट है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसमें जो बातें मैंने आपको कन्वे करने की कोशिश की होंगी वो आपको समझ में आई होंगी। तो मोटे तौर पे अगर हम समराइज़ करते हैं पूरे वीडियो को, तो हम ये समझते हैं कि एक गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन लाया जिसमें इंपोर्ट का बैन लगा दिया गया, जो कि बड़ी कंपनियों के लिए था, आम लोगों के लिए नहीं है। हमारे और आपके जैसे लोग एक लैपटॉप खरीदें और उसका बिल वगैरह प्रॉपर लेके आप लेके आ सकते हैं, तो उस पर कोई इशू नहीं है। बड़ी कंपनियों के लिए ये पूरा मुद्दा था, बड़ी, जिसमें कि लाइसेंस वाला कौन कस्टम लाया गया, क्यों लाया गया, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है अपना मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाए। गवर्नमेंट मैन्युफैक्चरिंग क्यों बढ़ाना चाहती है, क्योंकि गवर्नमेंट को पता है कि उसका मैन्युफैक्चरिंग से जो टोटल जीडीपी में शेयर है वो अभी भी उतना प्रॉमिसिंग नहीं है, तो वो उसको और पुश करना चाहती है। उस पुश में उसने एक एग्रेसिव स्टेप लिया, इस एग्रेसिव स्टेप का ये नतीजा है। और ये जो मंशा है गवर्नमेंट की, मैंने उसको समझाने की कोशिश की है ताकि आप जान सके कि टोटल इलेक्ट्रॉनिक हमारा शेयर कितना है और क्यों गवर्नमेंट इतना एग्रेसिव हो रही है। तो इसी के साथ इस वीडियो को अंत करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा और आप ऐसी और भी जानकारी चाहते हैं या आपके मन में कोई ऐसा टॉपिक है, विषय जिस पे आप चाहते हैं कि एक वीडियो बनाऊं मैं, तो प्लीज़ आप इंटरेस्ट अपना शो कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।